नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी। उनका स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद शिव कुमार जी। आज माहौल बड़ा अजीबोगरीब हो गया है। भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, सहयोगी दलों के साथ मिलाकर और उसकी अपनी, और उसमें 19 राज्यों के मुख्यमंत्री कोई बवाल नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मंदिर, मस्जिद, नमाज, इन सब पर बात कर रहे हैं। कल वो आज तक चैनल के एक प्रोग्राम में जाते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप में, वहां वो कहते हैं कि जुमे की नमाज भी हम स्थगित कर सकते हैं। उसके बाद पूरे देश की सियासत में एक नया उबाल आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गल्फ कंट्रीज यानी कतर से, वहां के शेख से मुलाकात करते हैं और उनसे अपने देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बातचीत करते हैं। तो क्या योगी जी के इन बयानों के बाद वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे? क्या इस बयानों से विश्व में भारत की हालत क्या होती है? आज ही अमेरिका में भारतीय हिंदुओं पर हमले किए गए, वहां मंदिर तोड़े गए और हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, जबकि हमारे देश के मंत्री पीयूष गोयल 3 दिन से वहां रुके हुए हैं और ट्रंप ने मिलना मुनासिब नहीं समझा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन बयानों से भारत की साख पर कितना असर दिखता है? शिव कुमार जी, दुनिया में खासतौर पर बड़े देशों में जो घटनाएं होती हैं उस पर सारी दुनिया की निगाह रहती है। भारत में जो राजनेता ऐसा मानते हैं कि उनका जो किया है वो दुनिया में कहीं जाना नहीं जाएगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो कुएं के मेढक की तरह जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमने अपने देश को सर्वधर्म समभाव के लिए समर्पित एक समाज माना है, जहाँ हर धर्म के लोगों का अपना एक अधिकार है, अपना एक दायरा है, बगैर दूसरे की भावनाओं को आहत किए हुए हम अपनी आस्था, अपनी मर्यादा, अपने विश्वास के साथ जीने का अधिकार रखते हैं। ऐसे में एक बड़े प्रदेश, वो भी सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नमाज जैसी एक पवित्र चीज के बारे में उल्टा सीधा बयान देना अपने आप में दुस्साहस है। आप दुस्साहस कर सकते हैं अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर आपको कोई वजन नहीं हो, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसका ओहदा भारत के प्रधानमंत्री के बाद सबसे ऊपर है, तो दुनिया इसको सुनेगी, अपनी राय जाहिर करेगी, भारत की छवि उससे बनेगी या बिगड़ेगी। आपके बयान से भारत की छवि बिगड़ रही है। एक तरफ तो अरब देशों में ये खबर आती है कि वहां के लोग हमारे प्रधानमंत्री समेत पूरे देश के नेतृत्व का स्वागत करते हैं, वहां पर हमारे श्रमजीवी जाकर के अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। कई देशों में भारतीय समाज के हिंदुओं की आस्था के अनुकूल मंदिर बनाने की व्यवस्था हो रही है, और दूसरी तरफ आप देश के सबसे बड़े प्रदेश, सबसे प्राचीन संस्कृति की धरोहर, गंगा जमुना की संस्कृति की धरोहर रखने वाले उत्तर प्रदेश में नमाज पर पाबंदी का अगर ऐलान भी कर देते हैं, अगर धमकी भी दे देते हैं, तो अपने आप में ये गलत है। ये भारत विरोधी कार्रवाई है। ऐसा बयान तो पाकिस्तान से आए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए, ऐसा बयान भारत से आना अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। सर, लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं। वो सीओ की तारीफ करते हैं, जो सीओ साहब कहते हैं कि जुमे की नमाज अगर एक दिन नहीं होगी तो क्या है, 52 फ्राइडे होते हैं, 52 जुमे आते हैं। और उस बयान को भी वो मंच पर बैठ के स्वागत करते हैं कि वो एक पहलवान है, वो एक है। जबकि उसके बयान, अधिकारी के बयान को लोग कोट करते हैं तो उनके खिलाफ जांच शुरू करते हैं वहां के जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी खुद कहते हैं कि कोई भी अधिकारी जो जिम्मेदार नहीं है वो बयानबाजी से बचे। उसके बाद मुख्यमंत्री उन्हें तारीफ करते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि उस अधिकारी पर कोई फर्क पड़ेगा? वो अधिकारी अपनी मानसिकता बदलेगा, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा? मेरा ये मानना है। सर, आप क्या मानेंगे इस बात पर? नहीं, अगर कोई अधिकारी उसकी जबान फिसल जाए तो मुख्यमंत्री का, संबंधित विभाग के अधिकारी का या मंत्री का कर्तव्य है कि उसका दोष का सुधार करे और उसको चेतावनी दे कि आगे ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर आपने उसको प्रोत्साहन दिया, उसकी पीठ थपथपाई, उसकी देखा देखी, वो तो जो करेगा करेगा ही, और लोग भी बदजुबानी करेंगे, गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे। धर्म का मामला अपने आप में बहुत संवेदनशील होता है। इसमें कोई आपसे कहे कि एक नवरात्र का अगर पूजा छूट गई तो क्या हो गया, एक जुमे की नमाज छूट गई तो क्या हो गया, एक क्रिसमस की प्रार्थना छूट गई तो क्या हो गया।
हो गया, बहुत कुछ हो गया। हमारे आस्था पर चोट पहुंची, हमारे भरोसे पर चोट पहुंची, और हमारी जो मर्यादा है, आचार संहिता है, उसको पालन करने में राज्य का हस्तक्षेप हो गया। ये अनुचित है। राज्य की तरफ से तो ये व्यवस्था होनी, जैसे अभी कुंभ के लिए व्यवस्था हुई कि अगर ये आपकी आस्था का सवाल है तो राज्य आपकी मदद करेगा। जैसे जियारत की व्यवस्था होती है, हज करना आपकी आस्था का हिस्सा है, तो हज करने में आप तो जो करेंगे करेंगे ही, सरकार भी आपकी मदद करेगी। ऐसे ननकाना साहब की यात्रा, पटना की यात्रा, नांदेड़ साहब की यात्रा, गुरु गोविंद सिंह के अमृतसर की यात्रा, इस सब यात्रा में सरकार एक जिम्मेदारी का भाव रखती है, जिम्मेदारी निभाती है। और सरकार के एक अधिकारी द्वारा ऐसा बयान देना, उस पर तो तत्काल अंकुश लगना चाहिए, कारण बताओ नोटिस जारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर पीठ थपथपाएंगे तो अपने लिए वो एक समस्या पैदा करेंगे। सर, इन सब चीजों की चर्चा हो रही है और वहीं इन्हीं के सहयोगी दल आंध्र प्रदेश में जुमे की तो बात छोड़िए, रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को 4 बजे के बाद छुट्टी दे देते हैं। उससे पहले कांग्रेस शासित एक राज्य में होता है। मैं सर्वधर्म समभाव की बात करता हूं, मैं सभी धर्मों को लेकर करता हूं। क्या 19 राज्यों में बीजेपी नवदुर्गा में क्यों नहीं छुट्टी देती हिंदुओं को? क्यों नहीं देती? हिंदूवादी है आप तो, आपको किसने रोका है? और अगर कोई जुमे पे 2 घंटे पहले छुट्टी दे रहा है तो इसमें आपको ऐतराज क्यों? सर, इस पर आप कैसे अपनी राय रख रहे हैं? क्या आप मेरी राय से सहमत हैं या असहमत? क्यों नहीं करती बीजेपी ये सब? देखिए, हमारे अपने धर्म के पालन में हमारा जो बाकी काम है उसमें बाधा ना आए, हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें सहयोग देने के लिए अगर राज्य सरकार की तरफ से जुमे की नमाज के पहले आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पहले अवकाश दे दिया जाता है तो उससे देश पर पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन देश के एक समुदाय को अपनी आस्था, अपने विश्वास को पूरा करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही नवदुर्गा का सवाल है। आप जानते हैं कि भारत सरकार की सूची में 2 प्रकार की छुट्टियां होती हैं। एक तो अनिवार्य अवकाश है, 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह, और एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है जिसमें हर एक को अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उससे संबंधित, उसकी आस्था और उसके धर्म से संबंधित कोई दिन है तो उस दिन के लिए उसको वो छुट्टी मिल सकती है। और ये व्यवस्था पूरे भारत में लागू है और इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। हम ऐसा करके अपने नागरिकों के आस्था का सम्मान करते हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके दीन दुनिया के रखरखाव में, अपने कर्तव्य निर्वाह में हम उनके साधक बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे। ऐसे में अगर कोई, जैसे तक आपने जिक्र किया अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, वहां अगर छुट्टी दी जा रही है तो आंशिक नुकसान से बहुत ज्यादा भरपाई भी हो रही है, क्योंकि अगर आपने हमारी आस्था का सम्मान किया तो हम राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ काम भी करेंगे। सर, लगातार भारत पे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और इस कर्ज को मीडिया का एक वर्ग जनता तक नहीं आने दे रहा है। मनमोहन सिंह जब सत्ता का हस्तांतरण करते हैं तब 55 करोड़ रुपया कर्ज था, अब 155 करोड़ रुपया हो गया, यानी 112 करोड़ कर्ज बढ़ गया है, 172 करोड़। तो इस बढ़े हुए कर्ज को कहां खर्च कर दिया गया? और हम कह रहे हैं कि हम बहुत विकासशील हो गए। सर, कर्ज लेके विकास से क्या फायदा? कहते हैं कर्ज लेके मकान बनाने से क्या फायदा, कर्ज लेके बाइक ले लेने से क्या फायदा, कर्ज लेकर गाड़ी ले लेने से क्या फायदा? ये हम आपस में चर्चा करते हैं घर परिवार में बैठ के। तो ये कर्ज लेके जो घी पिया जा रहा है, सफाई दी जा रही है, इससे क्या देश प्रगति करेगा? सर, आप तो इन सब चीजों में बड़ी गहन पकड़ रखते हैं। देखिए, मीडिया समाज की तीसरी आंख है। जहां पर राजनीतिक दलों का काम खत्म होता है वहीं मीडिया का काम शुरू होता है। चुनाव के बाद जिस दल को जनता ने बहुमत दिया उसके हाथ में सत्ता की बागडोर जाती है, लेकिन उसके ऊपर, उस दल पर ऊपर किसका अंकुश रहता है? जनमत का। और जनमत के अंकुश को प्रकट करने का तरीका क्या है? मीडिया है। और अगर आपने अपनी सरकार की कर्ज नीति के बारे में समीक्षा की, मूल्यांकन किया, आलोचना किया, तो आप सरकार का ही भला कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी गड्ढे में गिर रही है, ऐसे गड्ढे में गिर रही है, इसमें से निकलना मुश्किल होगा। ये बात जब मुख्यमंत्री थे भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो कहा करते थे मनमोहन सिंह जी की सरकार के बारे में कि डॉलर के बदले में रुपए का हल्का होना देश का हल्का होना है। वैसे ही अगर दुनिया के बाजार में हमारी औकात एक कर्जदार देश के रूप में बढ़ती जाएगी, हमारी छवि बिगड़ती जाएगी, तो दुनिया भी ये कहेगी कि यहाँ पूंजी मत लगाओ। अभी खबर आ रही है
कि बढ़ते कर्ज के कारण दुनिया की कंपनियां अब भारत की बजाय चीन की तरफ मुंह मोड़ रही हैं। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं निवेश मेला लगा करके, इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल करके, कि दुनिया की कंपनियां हमारे यहाँ आए, लेकिन दूसरी तरफ हम जाने अनजाने बड़े कर्जदार बनते जा रहे हैं, ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, और उस पर मीडिया अगर नहीं बोलता है तो इतिहास इसको माफ नहीं करेगा, समाज इसकी चर्चा करेगा। जैसे आपने चर्चा की, तो अगर आप अपना कर्तव्य पालन नहीं करते हैं तो दूसरे लोग आप पर उंगली उठाएंगे, ऐसे मीडिया की साख गिरती है। मीडिया की साख बनने में समय लगता है, लेकिन अगर एक बार साख गिर गई तो फिर उसके बनने में एक पूरी पूरी पीढ़ी गुजर जाती है। तो मीडिया को भी समझना चाहिए कि उनकी गैर जिम्मेदारी लोगों की निगाह में चुभ रही है, और अगर वो अपना कर्तव्य पालन नहीं करते तो ये देश के साथ विश्वासघात है। सर, अंतिम स्टेज होता है कि जब कोई चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान की एक पूरी तैयारी कर दी जाती है, और इतनी कर दी जाती है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां का हिंदू खतरे में आ जाता है। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं ना, हम पहले खतरे में थे ना आज खतरे में, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हिंदू क्यों खतरे में चला जाता है? क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं और समाज सेवी हैं, सोशल बात करते हैं, हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं, और बहुत लंबे लंबे दूर जाकर लोगों में जागरूकता फैलाने का वर्क करते हैं। आपने देखा कि बनारस में गांधी जी का वो स्थान छीन लिया गया। बनारस में आज एक स्वर्णकार के घर में घुसकर, दुकान में घुसकर लूट कर ली गई। आपने सुना होगा, खबरें तो पढ़ी ली होंगी, कल दिन दहाड़े एक पत्रकार जो भ्रष्टाचार की खबरें छाप रहा था, उसे गोली मार दी गई, मौके पर मार दिया गया। उत्तर प्रदेश की घटनाएं गिना रहा हूं। कल एक रिक्शा चालक नूर मोहम्मद रोजे से था, धक्का मारती है या पीटती है, उसकी मौका वारदात मौत हो जाती है। क्या हो रहा है सर प्रदेश में? क्या बना रखा है? आप नमाज मत पढ़ने दो, रमजान मत करने दो, इससे क्या होगा? लेकिन मौजूदा परिस्थितियां क्या है? और आप कहते हो कि राम राज्य, क्या सर यही राम राज्य था? आपने तो सब समझाया और आपने तो एक लंबा अनुभव किया है। देखिए, रामराज कहने से रामराज नहीं आता, रामराज तो अपने आचरण से आता है, लोगों के अनुभव से आता है। और जिस तरह से बनारस में सर्व सेवा संघ के भवन का नाश किया गया, उसकी इमारतों के बाद इमारतों को सड़कों पर फेंक दिया गया, उसे संदेश यही गया कि ये सरकार गांधी के संदेश की इज्जत नहीं करती है। उसी के समानांतर अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले पर तो बुलडोजर चलाया जाता है, और दूसरी तरफ चीन जब 2000 से ज्यादा वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लेता है लद्दाख में, तो आपके मुंह से जबान नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती है, और आप कोशिश करते हैं कि देश उसकी चर्चा न करे। इससे कानून और व्यवस्था के बारे में आपकी भावना का, आपकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। एक तरफ तो आप अहिंसावादियों के केंद्र को नेस्त नाबूद करें, और दूसरी तरफ पड़ोसी देश द्वारा सेना के बल पर हमारी जमीन पर कब्जा किया जाए और हम उस पर चुप्पी रखें, तो कानून के जो उल्लंघन करने वाले उनका मन बढ़ता है। और जो आपने कहा कि एक किसी सुनार के घर में घुस के गोली मारी गई या किसी रिक्शे वाले को पीट करके मार डाला गया, ये मौत एक नागरिक की ही नहीं हुई, एक व्यवस्था की मौत हुई। और हिंसा की राजनीति करने वाले, हत्या की राजनीति करने वाले फिर खुद उसके निशाने में कब आ जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सरकार की तरफ से जनता पर हिंसा न हो, हिंसा करने वाले पर तत्काल कार्रवाई हो, और किसी भी तरह से ये संदेश न जाए कि ये तो लफंगों का, ये दबंगों का राज चल रहा है। सर, मैं एक सवाल बस अंतिम आपसे एक करूंगा, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, लोग परेशान है महंगाई से, लोग परेशान है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से, लोग परेशान है शिक्षा से। इन सब पर कोई चर्चा नहीं करता। कोई अबू आजमी के बयान की चर्चा करता है, औरंगजेब कब शासक हुआ उससे अब हमारा क्या लेना देना है? आज हम उस पर चर्चा करके अपना समय वक्त खराब कर रहे हैं। हमें चर्चा ये होनी चाहिए कि 145 करोड़ जनसंख्या वाला देश जो होने जा रही है, उसके लिए हम व्यवस्था क्या जुटाएं। लोग 80 करोड़ आप खुद मानते हो कि हम राशन पर लाके पटक दिया है। आज सर 100 करोड़ लोग की रिपोर्ट जो आई है नीति आयोग की, मेरी रिपोर्ट नहीं है, उसमें लोगों के पास मन से खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। सर कितने लोग बचते हैं? फिर 40 करोड़ लोग बचते हैं। ये जो औरंगजेब का किस्सा चलता है, तो औरंगजेब मुगल बादशाहों में सबसे असफल बादशाह का नाम है, और उसकी हरकतों की सजा उसको मिली। वो भारत का सुल्तान तो था, सम्राट तो था, लेकिन 20 बरस उसकी आखिरी जिंदगी के दिल्ली के बाहर गुजारने की मजबूरी हुई।
उसमें खाली शिवाजी महाराज का विद्रोह नहीं था, उसमें बीजापुर के सुल्तान का विद्रोह था, निजाम हैदराबाद का विद्रोह था, आदिल शाही का विद्रोह था। और आज भी बाकी जो मुगल बादशाह वो तो दफन है दिल्ली के आसपास। औरंगजेब की मजार कहाँ है आपको मालूम है? औरंगाबाद में है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली लौट ही नहीं पाया। उसने इतनी गलत राजनीति की कि उसके चारों तरफ एक तरह से बगावत की खाइयां खुद गई। अब आइए इधर की बात लिया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदुस्तान की मामूली जनता को 4 सवालों से मुकाबला करना पड़ रहा है, और इन्हीं 4 सवालों के इर्द गिर्द सरकार अगर हस्तक्षेप करती है तो सरकार का जिंदाबाद लगेगा, वरना सरकार से उदासीनता हो जाएगी, निराशा हो जाएगी। ये सवाल है महंगाई का, कमाई का, दवाई का और पढ़ाई का, यानी रोजगार का, दाम नीति का, अच्छी शिक्षा का और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का। आपने पिछले 30 साल में उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर शिक्षा और स्वास्थ्य का जो व्यवसायीकरण किया है, बाजारीकरण किया, उसको मुनाफे का धंधा बनाया है, उसकी बड़ी चोट पड़ रही है। अब इस देश में कोई अंबेडकर या के आर नारायण या अब्दुल कलाम पैदा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए उच्च शिक्षा के लिए। उस जमाने में विदेशी राज होने के बावजूद तमाम तरह की उदारता के कारण समाज के वंचित वर्गों के तेजस्वी लोगों को पढ़ने का मौका मिलता था और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान किया। तो पढ़ाई का व्यवसायीकरण राष्ट्र के हित में नहीं है। इसे स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण, घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार कर्जे में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों को अनाप शनाप दवा लिखने और दाम लगाने की लूट की छूट है, कोई उस पर बोलता नहीं है। मीडिया को बोलना चाहिए, नागरिक को बोलना चाहिए, ऐसे अस्पतालों, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, धरना देना चाहिए। तीसरी बात हमारी रोजगार की नीति की है। 1 करोड़ 40 लाख लोग हर साल, 1 करोड़ 40 लाख लोग श्रम बाजार में रोजगार की तलाश में प्रवेश करते हैं। उसमें 40 लाख के लोग के आसपास तो रोजगार का इंतजाम है, बाकी 1 करोड़ बेरोजगारी की दलदल में धंस जाते हैं और वो छिपी बेरोजगारी के साथ जीते हैं। इससे परिवारों की आमदनी घट रही है, आय क्षमता घट रही है, खर्च क्षमता घट रही है। जो आपने कहा 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों की अतिरिक्त आमदनी इतनी नहीं है कि अपने मन से एक जोड़ी ज्यादा कपड़ा खरीद सकें, जूता खरीद सकें, साइकिल खरीद सकें। जब बाजार में मांग नहीं होगी तो उत्पादन ढीला होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस विषम चक्र में से निकलने के लिए आपको दाम नीति ठीक बनानी पड़ेगी, आपको रोजगार नीति पर ध्यान देना पड़ेगा। रोजगार केंद्रित नियोजन के बिना भारत का भविष्य, भारत के लोकतंत्र का भविष्य बहुत खतरे में पड़ रहा है। सर अंतिम आपसे पूछूंगा, क्या देंगे युवाओं को संदेश, क्या देंगे उन बेरोजगारों को संदेश जो बिल्कुल मौत के कगार पर घूम रहे हैं? सर बहुत बुरी स्थिति है। 100 करोड़ लोगों की तो लोगों ने चर्चा कर दी जिनके पास मनमाफिक खर्च करेंगे, लेकिन उसमें से 80 करोड़ लोग राशन पर डिपेंड हैं। उनके घर में तो कुछ नहीं है, उनके घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज मौतें हो रही हैं, रोज लोग सुसाइड कर रहे हैं, दर्जनों केस आ रहे हैं, दर्जनों आप देख रहे हैं पति पत्नी, ये सब मौतें रोज घूम रही हैं। ये सब आर्थिक तंगी, आर्थिक हालात। अब तो सर परिवार के सुसाइड की कहानियां आने लगी हैं। मैं चाहूंगा कि एक ऐसा संदेश दें, लोगों में एक जागरूकता आए, लोग समझें सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम सर किसके लिए जिएंगे? किसकी सरकार, किसकी उम्मीद, किनके सहारे जिएंगे? शिव कुमार जी, कभी भी कोई संकट आता है तो मनुष्य 2 में से एक रास्ता चुनता है। एक तो मैदान छोड़ के भाग जाना, पलायन करना। जैसे देश छोड़ो आंदोलन चल रहा है, 2 लाख लोगों ने पिछले साल भारत की नागरिकता छोड़ी। अभी कई हजार लोग अमेरिका से अवैध प्रवेश के आरोप में हथकड़ी और बेल्ट लगा के वापस लाए जा रहे हैं। तो व्यक्तिगत समाधान तो दिखाई नहीं पड़ता, न भारत छोड़ने में समाधान है और न भारत में रुक करके अपने हाल को सुधारने में कोई समाधान है। इसके लिए सामूहिक समाधान की जरूरत है और इसके लिए एक दूसरे से जुड़ना, सरोकारी होना, सक्रिय होना, यही रास्ता है। अब भारत की आजादी की लड़ाई के लिए हजारों लाखों लोगों के बीच से कुछ लोग आगे आते थे, बाकी लोग उनके समर्थक होते थे। आज भी वही माहौल है। हमें अपने देश का चेहरा सुधारने की, साफ करने की, चमकाने की जरूरत है और इसके लिए सरोकारी होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने सरोकार महसूस किया, एक दूसरे के दुख दर्द में हाथ बटाया और एक दूसरे के सहयोग से व्यवस्था को सुधारने का काम हाथ में उठाया तो नतीजा जरूर निकलेगा। ये 1921 से 1946 की कहानी है, ये 1974 की कहानी है,
ये 2011-12 की कहानी है। आज भी ये कहानी फिर से लिखी जा सकती है, बशर्ते कि परेशान जनता, हैरान नौजवान एक दूसरे से बाहें मिलाएं और नव निर्माण के लिए अपने पुराने सपने को याद करें और सक्रिय हो जाएं। इसमें दलों का सवाल नहीं है, नेताओं का सवाल भी नहीं है, भारत के भविष्य का सवाल है, जिससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। निश्चित रूप से नहीं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपका चैनल देश के जो उचित सवाल हैं और बड़े सरोकार हैं उनसे नौजवानों को और दर्शकों को जोड़ता है। आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।